chapter 8. Chapter 8. Name of this chapter is Pakistan Movement. Name of this chapter is Pakistan Movement. And next is, after the name of this chapter, you need to know important things, which is called timeline. And tomorrow's oral test is about, कल का oral test किस चीज के बारे में होगा? टाइमलाइन के बारे में आपका ओरल टेस्ट होगा। तो आपको पता है कि आपको टाइमलाइन हर सूरत में याद करनी है, नहीं तो थप्पड़ परेड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो टाइमलाइन जो है वो लाजमी याद करके आनी है, स्पेशली अरेज सबसे पहले मैंने आपसे सुननी है। मेरे शहजादे जो होते हैं मैं उनसे सबसे पहले सुनता हूँ। दूसरे नंबर पे किससे सुननी है? आपसे। तीसरे पे किससे सुनूं? आपसे। ठीक है, तो टाइमलाइन आपकी आनी चाहिए। इवेंट लिखिए आप बेटा। पहला इवेंट है, टाइमलाइन का पहला इवेंट है दिल्ली प्रपोजल्स 1927, Delhi proposal. Next event is Simon Commission. This is 1927. और इसी से आगे ना मैं वैसे ही छोटा सा आगे लिख देता हूं, साइमन रिपोर्ट। साइमन रिपोर्ट 1929। हो गया बेटा? साइमन कमीशन केम इन इंडिया इन 1927, बट 2 साल इसने विजिट किया, घूमने फिरने के बाद इसने फाइनल अपनी रिपोर्ट दी थी, दैट इज कॉल्ड साइमन रिपोर्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? नंबर 3 थर्ड है। नंबर 3 इज नंबर, हाँ अच्छा, साइमन कमीशन के बाद है, देयर इज वन मोर टॉपिक, दिस इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, दिस इज इन 1928। नंबर 4 इज, नेहरू रिपोर्ट के बाद है 14 पॉइंट्स ऑफ जिना 1929। देन बेटा सेकेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च वाज इन द ईयर 1930। Number 6 is Allahabad's address of Allama Iqbal. Allahabad address of Allama Iqbal, that was in the year 1930। ठीक हो गया? फिर इसके बाद आ जाएगा 1930 के बाद हमारे पास आ जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बेटा 1932, लेकिन याद रखें कि 1930 to 1932 देयर आर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कितनी कॉन्फ्रेंसेस हैं? 3 कॉन्फ्रेंसेस हैं।
तो आपने इनकी जो टाइमलाइन है वो ये रखनी है आपने कि फर्स्ट आरटीसी ए में लिखता हूं, फर्स्ट आरटीसी that was in the year 1931 30 till 1931. Basically that started in December 1930 and ended in January 1931. It was in December 1930 till January 1931. Is it clear, beta? Here after this one we have one more event. This event is, इस पहली कॉन्फ्रेंस के बाद एक इवेंट हुआ दैट वाज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है दैट वाज बिटवीन द फर्स्ट आरटीसी एंड द सेकंड आरटीसी, तो इसलिए इसकी डेट बनेगी 1931। फिर इवेंट नंबर 8 के दरमियान में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आरटीसी के दरमियान में जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट। लेकिन जो बी जो है सेकंड आरटीसी, सेकंड आरटीसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो 1931 नवंबर टिल 1932 जनवरी, तो मतलब ये कॉन्फ्रेंस भी कोई एक महीना और कुछ 12-18 दिन चली थी। तो ये नवंबर के आखिर में स्टार्ट हुई, एंडेड इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो इसलिए इसके भी ईयर कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि साल के एंड में इसलिए होती थी कि ब्रिटिश फ्री हो जाते थे हर काम से, तो इसलिए वो साल के एंड पे बुलाते थे वो कॉन्फ्रेंसेस। बेसिकली वो खुद छुट्टी से जाते थे, छुट्टी पे जाते थे इंग्लैंड वापस, तो उसके बाद वो कॉल करते थे। फिर उनको पता है ना, इंग्लैंड के अंदर आपको पता है कि दिसंबर का आखिरी 10 डेज जो है इंग्लैंड में छुट्टी होती है, तो आखिरी 10 दिन तो दिसंबर में कुछ होता ही नहीं था वहां पे, वो तो छुट्टी होती थी। तो ये कॉन्फ्रेंसेस जो है ये सीरीज ऑफ टॉक्स होती थी। जैसे मैं एक दिन आपको आज बुला रहा हूँ, एक दिन कल बुलाऊंगा, 3 महीने तक मैं बुलाता रहूं, तो हम करते तो डिस्कस रोजाना हिस्ट्री है, टॉपिक तो हमारा एक ही है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो ये कॉन्फ्रेंस आपको 3 महीने क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि टॉक्स कंप्लीट नहीं होती, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए आपको रोज आना पड़ता है। तो इसलिए ये सीरीज ऑफ टॉक्स होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। अच्छा, फर्स्ट आरटीसी जी, सेकंड आरटीसी के बाद आफ्टर द सेकंड आरटीसी अगेन देयर इज वन मोर इवेंट, जो कि इवेंट नंबर होगा 9। इवेंट नंबर क्या होगा? 9। एंड दिस इवेंट इज कम्युनल अवार्ड। इवेंट का नाम क्या है? कम्युनल अवार्ड। Communal award was in the year 1932. Communal award was in the year 1932. मतलब आखिर सेकेंड कॉन्फ्रेंस होने के बाद ब्रिटिश को फिर रियलाइज हुआ कि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, और सेकेंड के बाद उन्होंने आफ्टर सेकेंड आरटीसी दे गेव ए प्रपोजल टू इंडियन दैट वी आर गिविंग समथिंग related to separate electorates. So after that they gave them separate electorates as well. Is it clear? तो second RTC के बाद फिर एक इवेंट हुआ, that event is called communal award. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, is it clear बिलाल? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अगले इवेंट पे। इवेंट नंबर 10 नहीं है, 10 से पहले अभी तीसरी कॉन्फ्रेंस रहती है। There is one more conference which is called third RTC. थर्ड आरटीसी किस ईयर में हुई थी? थर्ड आरटीसी सिर्फ 1 महीना और 2 दिन या 3 दिन जारी रही थी। ये कॉन्फ्रेंस सबसे छोटी कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इसके अंदर इंडिया में से कोई बंदा आया ही नहीं था। इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं दे वर नॉट प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस, तो इसलिए ब्रिटिश को जो है दे हैड टू कॉल ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस अर्लियर।
तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है थर्ड आरटीसी वाज इन द ईयर 1932। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आ जाता है इवेंट नंबर 10। इवेंट नंबर 10 पे आ जाएंगे। इवेंट नंबर 10 इज, दिस इवेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इन द ईयर 1935। इज इट क्लियर बेटा? फिर नंबर 11 पे आ जाएं। दिस ईयर दिस इवेंट इज इलेक्शंस 1937। और इन इलेक्शंस में कौन जीता? कांग्रेस पार्टी जीती। एंड कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने क्या किया इन इलेक्शंस में जीतने के बाद, जो गवर्नमेंट बनाई थी दैट वाज कॉल्ड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? 1937 till 1939। Is it clear? Number 13. Number 13 is Day of Deliverance। जी, और मुस्लिम्स ने इसको, जी बिल्कुल, 22 दिसंबर 1939। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? दिस इज द टाइमलाइन ऑफ चैप्टर 8। ये जब तक आपको टाइमलाइन नहीं याद होगी आप आगे नहीं मूव करेंगे। और इसकी टाइमलाइन जो है जिस पे क्वेश्चन आता है वो एक ही है। इस चैप्टर में जो टाइमलाइन पे क्वेश्चन आता है वो है 1928 टिल 1935। तो मतलब आपको क्या है कि ये इवेंट्स आपको आने चाहिए 28 से 35 के दरमियान। जो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग दोज मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आपने बेटा जुमे की क्लास में जो टेस्ट किया था उसमें आपने टाइमलाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना? उसमें मैंने आपको कहा था कि यस सर। 5 इवेंट्स हैं जो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, 5 इवेंट्स बताए थे। तो इस टाइमलाइन में भी कुछ 5-4 इवेंट्स हैं जिनकी डेट्स आपको हर सूरत में आनी चाहिए। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं? नंबर 1, दिस इज मेजर। नंबर 2, दिस इज मेजर। नंबर 3, दिस इज मेजर। इसकी तीनों कॉन्फ्रेंसेस की डेट्स आपने याद रखनी है, ये भी और ये वाली भी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें टोटल कितने मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बन गए? 4। कितने बन गए? 4। लेकिन कुछ 4 में से जो थर्ड इवेंट है उसके अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं, 3 सब कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। तो टाइमलाइन क्वेश्चन के लिए आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट ये ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज सर्कल्ड इवेंट्स, सर्कल्ड इवेंट्स फॉर टाइमलाइन। इज इट क्लियर बेटा? टाइमलाइन क्वेश्चन, ये वाली जो ऑरेंज सर्कल इवेंट्स हैं ये आपके हर सूरत में होने चाहिए। इज इट क्लियर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता क्या था? वो बाद में बताता हूँ, पहले ये तो समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर? आने का टाइम है। दुआ को एक हवाले करो मेरे, मैं फिर बताऊं। आधी बात अब आपको समझ आएगी और आधी आपको आएगी नहीं समझ। आधा लेक्चर तो यू हैव मिस्ड इट। ठीक है, तो चलें, ये कोई बच्चा बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, कल आपका ओरल टेस्ट है इसका। चलें जी, ये कोई स्क्रीनशॉट लेके ना साथ में लिखना भी है। ये जिसको नींद आ रही है ना, रोहान को जिसको पता नहीं चलता कि कल टेस्ट है, उसको मैं पहले से बता दूं कि कल आपने ये याद करके आना। ना याद हुआ तो कल फेंटा भी लगेगा। एक एक
थप्पड़ रसीद होगा आपको। सही है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा? इज इट क्लियर टू यू पीपल? Yes, sir. कि मैं देख लूं पहले, किसी स्क्रीनशॉट भेजो ना हानिया, बेटा स्क्रीनशॉट भेजना जरा। Okay, sir. जस्ट मेंशन दैट एज वेल के ये कल टेस्ट है और ये याद करना है, ताकि इनके अम्मा पापा को भी पता चले और याद करें। इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं आजकल हम। ठीक है जी। अरेस सबसे पहले मैंने किससे सुनना है कल? अरेस से। दूसरे नंबर पे किससे सुनना है मैंने? 2। तीसरे पे किससे सुनना है? 3। चौथे रोहान आप भी हो। ठीक है। 5वां इज़ियान है। 6ठा सालार है। बाकियों से बाद में पूछूंगा, लेकिन इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं कल। जी बेटा यहाँ तक हमारा हो गया ये टाइमलाइन। अब हम चलते हैं पहले इवेंट की तरफ। इसके ऊपर चलते हैं, पहले वाले इवेंट के ऊपर चलते हैं। पहला इवेंट है हमारा, द फर्स्ट इवेंट इज दिल्ली प्रपोजल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रपोजल? सजेशन किसने बोला है? वेल डन। प्रपोजल किसको बोलते हैं बेटा? सजेशन। किसको बोलते हैं? सजेशन को। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं डेली प्रपोजल किसने सजेशंस दी थी? हु प्रेजेंटेड दीज सजेशंस? और ये किस ईयर किस सिटी में हुई थी? लखनऊ में, दिल्ली में या लंदन में? ये किसने बोला है? हाँ इशाल कहाँ पे होती हुई थी ये? लंदन में हुई थी, लेकिन ये दिल्ली में हुई थी। ये ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था। और दिल्ली कहाँ पे है? लंदन में है या इंग्लैंड में है? इंडिया में है। चल शुक्र है जाग रहे हैं आप। अच्छा, दिल्ली प्रपोजल क्या है? दीज प्रपोजल्स, दीज सजेशंस लिखता हूं मैं, सजेशंस वर गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना at Delhi in 1927. He presented these proposals. He presented these proposals to. He presented these proposals to discuss demands of Muslims in all parties, Muslim कॉन्फ्रेंस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, तो ये किस जगह पे जिन्ना ने प्रेजेंट किए थे प्रपोजल? इन ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? अब्दुल्ला, डू यू हैव एनी आइडिया? जो मुस्लिम्स की पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया के अंदर, आपको पता है मुस्लिम्स की सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, और भी कोई मुस्लिम्स की पार्टी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पार्टी? कोई एक का नाम बता दो, सिर्फ एक का। यस यस जी, एनीवन? मुस्लिम लीग वाज द मेन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, कुछ स्मॉल पार्टी। एक थी कृषक सरामिक पार्टी, बंगाल के अंदर थी मुसलमानों की। ठीक है, इसी तरह पंजाब के अंदर एक और पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। तो इस तरह मुस्लिम लीग की सिर्फ मुस्लिम्स की एक पार्टी नहीं थी, बल्कि देयर वर मल्टीपल मुस्लिम पार्टीज इन हिंदूज की भी बहुत सारी पार्टीज थी। तो मुस्लिम्स की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, दे हैड ज्वाइंट मीटिंग। अब मैं बात करता हूं कि हम लोग क्लास के अंदर कोई 20-25 स्टूडेंट्स बैठे हैं। 20-25 लोगों में से 10 मुस्लिम लीग के हो गए,
10 कृषक श्रमिक के हो गए, 10 यूनियनिस्ट पार्टी के हो गए, लेकिन हम सबका रिलीजन क्या है? मुस्लिम्स, इस्लाम है हमारा रिलीजन। तो इसलिए जो भी मुसलमानों की सारी पार्टीज होंगी, क्योंकि हम लोग सारे मुस्लिम्स हैं, तो हम अपनी जो इस मीटिंग है, हम ऑल्दो वी बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन हमारी कॉन्फ्रेंस को क्या कहेंगे आप? ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसमें जो सबसे मेजर बात आपने याद रखनी है, वो किसी भी बच्चे को स्किप नहीं होना चाहिए, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब 10 दफा भी मेरे से सवाल करेंगे, मैं आंसर करूंगा, लेकिन आपने समझना है पॉइंट। इसके 4 फीचर्स हैं। इस डेली प्रपोजल्स के कितने फीचर्स हैं? 4 फीचर्स हैं, आपको ये याद होने चाहिए। सो फीचर्स कि ये जिना ने क्या मसला क्या था, जिना को कि वो मुसलमानों के लिए क्या बातें चाह रहा था। ही वॉन्टेड 4 थिंग्स फॉर द मुस्लिम। नंबर 1, इसका सबसे पहला फीचर, देयर मस्ट बी 1/3 representation of Muslims in central legislative council, in the central legislative council। जी बेटा, जी जी, there must be 1/3 representation in central legislative council। अगर 99 मेंबर्स हों किसी एक काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 99 मेंबर है, मुस्लिम से कितने होने चाहिए? 33। तो इसका मतलब क्या है कि दैट वुड बी 1/3। अब यहां पे बात सुने कि व्हाट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? कैन एनीवन टेल? रेज योर हैंड इफ यू नो। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू नो व्हाट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैन एनीवन टेल मी? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अयान। अयान क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, यस बेटा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अयान कौन है? ये मैं आपको जो है वो रिमूव करने लगा हूं क्योंकि यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। कोई और स्टूडेंट है हमारा? आई एम जस्ट रिमूविंग यू, अदरवाइज। यस नो? चलें जी। जी बेटा, a council that makes law is called legislative council। तो आपने याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो एक काउंसिल टू मेक लॉज जो होती थी, उसको क्या बोलते थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव इंपीरियल। जो सिर्फ जो वॉइसराय होता था उसको एडवाइस करने के लिए होती थी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, इंपीरियल काउंसिल था सिर्फ। ठीक है? 3, वो तो मैंने सिर्फ समझाया है कि 1/3 कैसे बनता है, बस। मेक लॉज, तो जो भी बेटा लॉज बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, अब हमारे पास फर्दर आगे चलते हैं। अब इसमें कोई चीज मुश्किल है? आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा इज देयर एनी क्वेश्चन? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? हाँ, अब एक काउंसिल टू मेक लॉज इज कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब अगला अगला पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट, दूसरी चीज इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें और क्या चाहिए। ही सेड दैट सिंध मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या था ये?
सिंध में ज्यादा मुस्लिम्स थे। अच्छा ठीक है, अब यहां तक ये लिख लिया आपने। सिंध किससे सेपरेट होना चाहिए? बम्बई प्रेसिडेंसी से। अब चौथा पॉइंट भी लिखें, मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूं सारे इकट्ठे। देयर मस्ट बी full provincial status, yes, provincial status for NWFP and बलोचिस्तान। जी, और एक लास्ट पे पॉइंट लिखें कि प्रोपोर्शनल representation of Muslims in Punjab and Bengal, in Punjab and अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, वो दोबारा उसे कहें कि वो भेज दे मुझे, ठीक है, रिक्वेस्ट दोबारा भेज। ओके, अच्छा, तो पंजाब एंड बंगाल की असेंबलीज के अंदर क्या होना चाहिए? पंजाब और बंगाल की असेंबलीज में मुस्लिम्स को क्या देनी चाहिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? नो 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 नो, फिलहाल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबिया? वेल डन, छा गई हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन। इसमें बड़ा आसान है समझाना आपको, मेरी बात सुने, छोड़े लिखना भी गर्ल्स। अब मैं कहता हूं कि इस क्लास के अंदर हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सारे काउंट करते हैं। हम ये देखते हैं, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस क्लास में गर्ल्स की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मैं कहता हूं कि इस क्लास के अंदर गर्ल्स की क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम काउंट करते हैं कितनी रिप्रेजेंटेशन है गर्ल्स की। 4 और 5 अरफा हो गई, हानिया 6, मिनाल 7, ईमान अभी है आई नहीं है 8, 8 गर्ल्स हैं यहाँ पे। तो बॉयज को अगर हम काउंट करते हैं तो बॉयज में 2 4 6 7 8 9 10 11 और इधर 12 13 14 15 16, तो 16। अब 8 इस क्लास में लड़की हैं और 16 इस क्लास में बॉयज हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे रेशो के अंदर हम देखें कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के क्राइटेरिया को हम देखें तो गर्ल्स का प्रोपोर्शन क्या है इसमें? 1:2। तो बेसिकली क्या है कि 8 लड़कियां, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इस क्लास में 50% प्रोपोर्शन जो है वो गर्ल्स का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने 2:2 करना होगा, इक्वालिटी लेके आनी होगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शन है, यहाँ पे प्रोपोर्शन इम्बैलेंस्ड है, गर्ल्स कम है, बॉयज ज्यादा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि बॉयज नालायक होते हैं तो वो ज्यादा आते हैं, गर्ल्स लाइक होती हैं तो वो कम आती है। ऐसा ही है, ये बेचारे को खांसी लग गई है। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया समझ आ गया कि पंजाब और बंगाल के अंदर ये आप लिख लें, रिप्रेजेंटेशन ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जी बच्चे, बिलाल क्लियर है? अब सही हो गया जी? अरेज जी, हया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, अब मैं इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ाता हूं। अब हम बताते हैं कि ये 4 पॉइंट्स जनाब के पीछे
अगर आपको ये 4 पॉइंट्स इस क्लास में समझ आ गए ना, आपको अगला वाला पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं। वी विल कॉल 4 पॉइंट्स जो है, इन पॉइंट्स के ऊपर ही डिबेट करते हैं। देयर मस्ट बी 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मुस्लिम्स को क्या फायदा था? व्हाई मुस्लिम्स वर कॉलिंग 1/3? व्हाई दे वर नॉट कॉलिंग हाफ? तीन तो कम्युनिटीज थी, लेकिन मुस्लिम्स 1/3 क्यों मांग रहे थे? बेटा उसकी रीजन ये थी कि पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स वाज इन इंडिया वाज 1/4। कितनी पॉपुलेशन थी? 25% मुस्लिम्स थे, बाकी 75% इंडिया में अदर कम्युनिटीज थी। अब मुस्लिम्स की अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी? 1/4, ऐसे ही है ना? बट मुस्लिम्स वर डिमांडिंग मोर देन देयर पॉपुलेशन। व्हाई? तो ओवरकम द पावर ऑफ हिंदूज। अगर ये 1/4 रिप्रेजेंटेशन मांगते तो कोई भी लॉज मुस्लिम की मर्जी का बनता ही ना। अगर ये 1/3 मांग रहे थे तो दे वांटेड टू सेव देयर आइडेंटिटी इन इंडिया। वो चाहते थे कि अगर हमें 1/3 मिलेगी तो कोई भी लॉ, जब 1/3 होता है ना, जब लॉ कोई भी पास करना होता है तो 1/3 वोटिंग होती है। अब इस क्लास में चलेगी, मैं एक वोटिंग कराता हूं, मैं आपसे जनरली मैं एक वोटिंग कराता हूं कि कौन कौन चाहता है कि सालार को इस क्लास का हेड। वोटिंग करते हैं, चलें, रेज योर हैंड जो कहते हैं सालार को बना दें। कोई एक भी नहीं है, 2 बच्चे हो गए जी। चलें, और 2 ही हुए। चले, कौन कौन चाहता है कि इस क्लास का जो हेड है वो हम बना दें आकिफ को? तो भाई सारे वोट तो करो ना। दिस इज योर वोटिंग राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज योर वोटिंग राइट। बताएं। हमजा कादर ने बोल दिया। चलें जी, बाकी सब भी कह दो कि अगर है तो है, बस ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा सीटें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर हम 1/3 नहीं होंगे, असेंबली का नहीं बनेगा, वो पूरी इंडिया के अंदर एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे जिनके बारे में कोई पूछेगा ही। अब सिंपल सी बात है, इस क्लास में डोमिनेट कर रहे हैं बॉयज, लड़कियों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। ऐसा ही है ना? तो अगर लॉस सारे बॉयज से एसोसिएटेड होंगे क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी। एग्जैक्ट फिगर यहां पे आ रहा है, 1/3 डोमिनेंस गर्ल्स की है, तो इनकी पॉपुलेशन 1/3 है, तो इन्हें 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ना इस क्लास में। तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1/4 थी, बट स्टिल दे वर डिमांडिंग 1/3। तो इसलिए ये अच्छी बात थी मुस्लिम्स के लिए या नहीं थी? फायदामंद थी या नहीं थी? आप लोग बताएं। Was that thing beneficial? Yeah? Yes. Sindh must be separated from Bombay presidency. ये क्यों फजूल सी डिमांड कर रहे थे मुस्लिम्स? What was the main issue in it? अरेज बातें नहीं करनी। अच्छा, सिंध must be separated from Bombay presidency. तो हम लोग ऑनलाइन जो है वो इस चीज के ऊपर हम लोग देखते हैं कि सिंध को बम्बई से सेपरेट क्यों चाहते थे। अब इसमें क्या हो सकता है? अब ये आपके सामने एक मैप नजर आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मैप नजर आ रहा है? आपको मैप नजर आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस नो? यस बेटा, ठीक है। अब मैं आपके सामने इस मैप को जरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस मैप से आपको बहुत आसानी से रीडिंग समझ आ जाएगी। जी जी, श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं था बेटा, नहीं। अच्छा, हम लोग अब बात करते हैं कि अब इसके अंदर क्या आएगा। ये जो रेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, द रेड पोर्शन, दैट पोर्शन इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेड पोर्शन क्या है? रेड पोर्शन कौन सा है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब यहां पे हम बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, तो ये इतना बड़ा रीजन जो है, दिस इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जब ये ज्वाइंट था, जब ये कंबाइंड था, इसमें जो सिंध का पोर्शन है वो सिर्फ इतना है, इतना।
ये सिंध है, सिर्फ ये सिंध है, और ये क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये बॉम्बे का पोर्शन था। अब अगर आप यहां पे देखें जो क्या चीज है, यहां पे क्या चीज है, सिंध मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इससे फायदा क्या था मुसलमानों को, मुस्लिम्स को सिंध के एरिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन क्या थी, ज्यादा थी। तो अगर मुसलमानों को सिंध एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पे मिलता तो मुसलमानों को क्या मिल जाती, मेजॉरिटी मिल जाती, मुस्लिम्स को सिंध एक प्रोविंस के तौर पे मुस्लिम्स को मिल जाता, एंड मुस्लिम्स कुड मेक देयर कंट्री, मेड देयर स्टेट। ये मुस्लिम्स के लिए बहुत आसान था कि मुस्लिम्स जो है वो आसानी से अपने इस प्रोविंस के अंदर दे कुड लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस जी सर। बेटा, Yes, sir. ये क्लियर हो गया। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अब मुझे बताएं कि प्रेजेंट डे केपीके, इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोविंस का नाम क्या है, NWFT। प्रेजेंट डे बलोचिस्तान, उसका आज भी नाम बलोचिस्तान है। केपीके और बलोचिस्तान के साथ किस कंट्री का बॉर्डर लगता है, किस अफगानिस्तान। कंट्री का बॉर्डर है, अफगानिस्तान। ये देख लें, ऊपर मैप पे देखें, मैप पे देखें, अफगानिस्तान का पोर्शन है केपीके और उसके साथ। तो NWFP को मुस्लिम्स क्यों, व्हाई मुस्लिम्स वर आस्किंग full provincial status for NWFP and Balochistan, because these two regions were also Muslim dominant, मुसलमानों को 2 और प्रोविंस मिलते। तीसरा, पंजाब एंड बंगाल के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर आप बात सुने तो क्या जो मुस्लिम लीग ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन एरियाज का जिक्र किया था दिल्ली प्रपोजल में, क्या वो 1947 का पाकिस्तान नहीं था? जब 1947 में पाकिस्तान बना तो कौन कौन से प्रोविंस थे हमारे, पंजाब, सिंध, केपीके, उसको पुराना नाम NWFP एंड बलोचिस्तान। इसके अलावा बंगाल भी था हमारे पास, ईस्ट बंगाल। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो उस वक्त उन्होंने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगी थी पंजाब और बंगाल में, क्यों मांगी थी, व्हाई दे वर आस्किंग फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? बाकी जगहों पे उन्होंने 1/3 मांगी थी, पंजाब और बंगाल की असेंबली में क्यों मांगी थी उन्होंने? Because in Punjab and Bengal, Muslim population was 50-50 थी। 50% हिंदू थे पंजाब बंगाल में और 50% मुस्लिम्स थे। इसी तरह पंजाब के अंदर भी 50% हिंदू थे और 50% मुस्लिम्स थे। वो बाकियों में मुसलमान, NWFP में मुसलमान कोई 80% थे, जो बलूचिस्तान था वहां पे 90% थे। सिंध, अगर सिंध के एरिया की बात करें तो 96% मुस्लिम्स थे वहां पे उस टाइम, ठीक है। अब ईस्ट बंगाल, ये वाला जो पोर्शन है ना, दैट पार्ट बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वाला पोर्शन जिसको मैंने अभी दिखाया आपको, वो बोथ साइड पे है, बट लेकिन ब्रिटिश ने इस तरीके से हमें पाकिस्तान के दिया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो यहां तक बेटा ये चारों पॉइंट्स क्लियर। अलॉन्ग विद द टाइमलाइन, ये चारों पॉइंट्स भी आपको जुबानी याद होने चाहिए। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये मैंने आपसे पूछना भी है, व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। कल मैंने ऐसे नहीं पूछना पॉइंट, मैंने पूछना है कि आपने अगर बोला कि देयर मस्ट बी 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने पूछना है व्हाई दैट वाज नीडेड। ये भी 4 ही तो पॉइंट है बेटा, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट भी साथ आपने याद कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू मेमोराइज दीज पॉइंट्स? यस सर। Yes. कर लेंगे। चलें, ये भी स्क्रीनशॉट, अनिया बेटा कैन यू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, और ये भी साथ लिखना नीचे कि ये भी, इसका भी कल टेस्ट है, और कल मैं ये सुनूंगा भी आप लोगों से, लाजमी सुनूंगा। हाँ, कितनी दफा सुनूंगा? क्लास के टाइम में। अच्छा, कल लेट आओ जरा, 2 बंदों के ऊपर तो मेरी नजर है वैसे भी लेट आने वालों पे, 3 हो गए हैं आप तो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें जी, आज हिस्ट्री की क्लास यहाँ तक। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी की क्लास पे। सर 5:40 तक सर ब्रेक दें। चुप है।